हाय मनीष, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल G7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास लेके आए हैं आपका होम साइंस का NIS का क्लास 10th का। सब्जेक्ट कोड आपका 216 उस पार्ट 1 से है, चैप्टर नंबर 5। जैसे कि इसका पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आगे चलिए हम लेसन पर डायरेक्ट चलते हैं। जैसा कि आपने पिछले में वीडियो में देखा, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं 5.3.2 देख सकते हैं आप, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधियाँ। तो दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप आगे चलते हैं। निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करके घर में ही खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर रखना, एक्सपोजिंग फूड टू लो टेम्परेचर। खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान प्रदान करना, प्रतिरक्षक को प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग करना, खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण करना। आइए अब इन विधियों पर विस्तार से चर्चा करें। निम्न तापमान, आपने पहले यह पढ़ा होगा कि निम्न तापमान अर्थात ठंडे वातावरण में भोजन लंबे समय तक संरक्षित रह पाता है। अब ठंड आ गई है, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जब खाना आप लोग आराम से रख देते हैं तो क्या होता है कि खाना ख़राब जल्दी से नहीं होता। इसके लिए हम गर्मियों में फ्रीजर का यूज़ करते हैं कि फ्रिज में हम खाना रख देते हैं ताकि जल्दी से ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी में जल्दी से रिएक्शन करके बैक्टीरिया खाने को ख़राब कर देता है। तो तापमान कम करके खाद्य पदार्थ संरक्षित करने का तरीका इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि तापमान कम होने से सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम संबंधी प्रक्रिया धीमी गति से होती है। इससे भोजन खराब होने से बचा रहता है। क्या आप खाद्य संरक्षण का यह तरीका अपने घर का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, यदि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर संरक्षित रखा जा सकता है। इसका ब्यौरा नियमानुसार है कि प्रशीतलन, जिसको रेफ्रिजरेशन कहते हैं, भोजन को 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखना। शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, जिसको कहते हैं, भोजन को 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखना। हिमीकरण, फ्रिजिंग, भोजन को 180 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के तापमान पर रखना। तो कम तापमान के प्रयोग से खाद्य संरक्षित करने की अवधि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को किस्म और तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान कम है तो खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक संरक्षित रह सकता है। उपयुक्त 3 विधियों में से हिमीकरण के लिए सबसे कम तापमान का प्रयोग किया जाता है। चूँकि शीत भंडारण और हिमीकरण दोनों ही तरीके सामान्यतः घरों में प्रयोग नहीं किए जाते, अंततः हम इस विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन के विषय में हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे मटर की हिमीकरण या फ्रीजिंग कैसे करते हैं। मटर को आप पता ही है कि घर में स्टोर करके रखते हैं, या दुकानों पे भी काफ़ी टाइम तक मटर स्टोर हो जाता है अगर इसको फ्रिज में रखे तो विधि क्या है इसका। सबसे पहले चरण, करीब आधा किलो ताज़ा कोमल व छिले हुए मटर ले। चरण क्या है, एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन में काफ़ी मात्रा में पानी ले, जिसमें कि मटर पूरी तरह डूब जाए। आधा लीटर पानी में एक छोटे चम्मच के बराबर मात्रा में नमक डालें और तथा उसे उबालने के लिए रखें। मटर को उबलते हुए घोल में करीब 2 मिनट के लिए डुबो दें। मटर को स्टेनलेस स्टील की जाली पर पलट दें तथा 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने दें। पॉलीथीन की 5वां चरण क्या है, पॉलीथीन की थैली में मटर को पैक कर दें तथा थैली को हवा में वो दबाकर निकाल दें। वह थैली को सील बंद कर दें, क्योंकि हवा निकालने से क्या होता है कि खाना ख़राब नहीं होता, और जिसमें हवा लग जाती है वो फटाक से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हवा के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो चरण 6 में क्या है, मटर की थैलियों को फ्रीजर में रख दें। नोट, इसी तरह दूसरी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी हो गया, फलियां हो गई, गाजर आदि भी संरक्षित की जा सकती है। अब जमी हुई सब्जियों का उपयोग, फ्रीजर में जमी हुई थैली निकालें और उपयोग करने में से 1.5 या 2 घंटे पहले उसे कमरे के तापमान पर आने दें। इन्हें एक जाली पर रखकर कुछ समय के लिए बहते हुए पानी के नीचे रखने के बाद इनका प्रयोग करें। जमी हुई सब्जियां 6 महीने तक फ्रीजर में रखी जा सकती हैं। फलों व सब्जियों के हिमीकरण, फ्रीजिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। पैकिंग का सामान जैसे कि पॉलीथीन बैग काफ़ी मजबूत होना चाहिए, जो कि भोज्य पदार्थ के फैलने का दबाव सहन कर सके। भोज्य पदार्थ को एक बार फ्रीजर से निकालकर कमरे के तापमान पर लाने के बाद दोबारा नहीं जमाया जाना चाहिए। छोटे पैकेट बनाने चाहिए ताकि निकाला हुआ भोजन पूरा उपयोग में लाया जा सके और उपयोग में ना आने वाले भोजन खराब होने से बच सके। ऐसा करने से बचे भोजन को पुनः जमाने से भी बचा जा सकता है।
पैकेट को सील करने से पहले हवा को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। फ्रीजर को बार बार नहीं खोलना चाहिए। फिर है जमे हुए भोजन से बर्फ को निकालने की प्रक्रिया का द्रवण थोइंग कहते हैं। उच्च तापमान पर सूक्ष्म जीवाणु तथा एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस प्रकार भोजन सुरक्षित रहता है, वह खराब नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, खाने को गर्म करके खाते हैं। तो क्या तापमान में वृद्धि के सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं? नहीं, कुछ सूक्ष्म जीवाणु उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होते हैं। यदि इन जीवाणु को नष्ट नहीं किया जाता है तो ये खाद्य पदार्थों को खराब कर सकते हैं। उच्च तापमान का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को संरक्षण की दो पद्धतियां हैं। पहला पास्तुरीकरण और पास्चुराइजेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। फिर दूसरा है विंसक्रमण, जिसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। पास्चुरीकरण, जिसको पेस्चुराइजेशन कहते हैं। जब आप पास्तुरीकरण के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में किस खाद्य पदार्थ की बात आती है? जी हाँ, दूध। हम अक्सर पास्तुरीकरण दूध के थैलियों के बारे में सुनते हैं। इस तरीके से खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और इसके तुरंत पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। जैसे कि आप दूध की थैलियाँ लाते हैं तो वो पहले से गर्म होता है और एकदम से उसको ठंडा किया जाता है ताकि आप उसको घर में दोबारा गर्म करके उसको यूज़ कर सकें या डाइट भी पी सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु तापमान को इस आकस्मिक परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। फिर भी कुछ जीवाणु इस तरीके से भी बचे रह जाते हैं। विसंक्रमण, स्टेरिलाइजेशन। विसंक्रमण का क्या अर्थ है कि इसका अर्थ है कि जीवित जीवाणुओं से मुक्त होना। इसे तरीके में खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान तथा कुछ मामलों में दबाव में बहुत अधिक समय तक रखा जाता है, जिससे भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है तो खाद्य पदार्थ अधिक समय तक खराब नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकांश सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट हो जाते हैं। फिर है प्रतिरक्षकों का प्रयोग। आइए अब इन रसायनों का अध्ययन करें जो कि परिष्कृत खाद्य पदार्थों को भोज्य जीवन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों को प्रतिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। इससे मिला कर रखने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी खराब, खाद्य पदार्थ जो है हमारे जल्दी खराब नहीं होते। फिर प्रतिरक्षक कहते हैं अपने पढ़ा है कि खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी या अम्ल की मात्रा को बढ़ाने से उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। आप जैसा कि जानते हैं कि नमक हम इसलिए मिलाते हैं कि खाने वाली चीज़ें खराब जल्दी से ना हो। ठीक है, इस प्रकार नमक, चीनी तथा अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षकों का कार्य करते हैं। प्रतिरक्षकों के प्रकार। अचारों में पाए जाने वाले कुछ प्रतिरक्षकों के नाम बताएं। इनमें से कुछ है नमक, चीनी, नींबू का रस, सिरका, तेल तथा मसाले। ये सभी प्राकृतिक प्रतिरक्षक हैं। जैम, स्क्वैश, केचप, चिप्स के लेबल को पढ़ें। इनके लेबलों पर उल्लिखित प्रतिरक्षकों की सूची एकत्र करें और इन्हें नीचे गई तालिका में भरें। पहला उत्पाद का नाम, विद्यमान प्रतिरक्षक, अचार, जैम, सॉस, चिप्स। इसमें से हम कईयों की चीज़ जानेंगे कि कईयों को बनाने की प्रक्रिया भी क्या है, ये भी आगे हम सीखेंगे, और प्रतिरक्षक कैसे काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आपके इन लेवल में प्रतिरक्षक के रूप में कुछ रसायनों के नाम मिलेंगे, जैसे पोटेशियम हो गया, मेटा बी सल्फर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया तथा सोडियम बेंजोनेट। इन्हें रासायनिक प्रतिरक्षक कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षक नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जैसा कि नमक। जब आप घर के अचार बनाते हैं तो इसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री में से एक नमक होता है। क्या आप यह जानते हैं कि इसमें से नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं मिलाया जाता? स्वाद बढ़ाने के अतिरिक्त नमक का एक विशिष्ट कार्य भी होता है, अर्थात वह प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करता है। यदि अचार में नमक कम है तो वह कुछ समय के बाद खराब हो सकता है। नमक प्रतिरक्षक का कार्य किस प्रकार करता है? तो भोजन में नमक की मात्रा बढ़ने से उसकी संरचना में बदलाव आ जाता है। इस कारण सूक्ष्म जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। नमक एंजाइम की गतिविधियों को भी कम कर देता है, इससे वह भोजन को नष्ट होने से बचाता है। नमक अचार, चटनी, सॉस, डिब्बाबंद भोजन में प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मछली और इमली को सुरक्षित रखने के लिए नमक लगाया जाता है, जो इस खाद्य के संरक्षण में सहायक होते हैं। फिर आता है चीनी। क्या आप चीनी द्वारा संरक्षित कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ, ये खाद्य पदार्थ है जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश आदि। अचार और चटनी की ही तरह इन खाद्य पदार्थों में भी चीनी का प्रयोग केवल स्वाद के लिए नहीं अपितु इन्हें संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इनमें चीनी का अनुपात सही होना आवश्यक है। चीनी खाद्य पदार्थों को खराब होने से किस प्रकार बचाती है?
चीनी खाद्य पदार्थों में निहित जल में घुल जाती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में पानी कम हो जाता है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। फिर है अम्ल। क्या आप बता सकते हैं कि किन खाद्य पदार्थों का प्रयोग प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है? यह है नींबू का रस, सिरका, सिट्रिक एसिड आदि। सिरके का प्रयोग प्याज, टमाटर, केचप को संरक्षित रखने के लिए तथा नींबू के रस का प्रयोग अचारों में और सिट्रिक एसिड का प्रयोग स्क्वैश के संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये आप अपने घरों में भी यूज़ करते होंगे, काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता। अम्ल खाद्य पदार्थों को अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशील कम हो जाती है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते। अब बात आती है तेल और मसाले की। तो तेल तथा मसाले, इनका प्रयोग अचारों के संरक्षित के लिए किया जाता है। क्या आप उस मसाले के बारे में जानते हैं जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है? जी हाँ, सरसों का पाउडर, हल्दी तथा लाल मिर्च ऐसे कुछ मसाले हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ने से रोकता है और इसी प्रकार वस्तुओं को खराब होने से बचाता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब घर पर अचार बनाया जाता है तो अचार बनाए जाने वाले फल या सब्जी जैसे आम, नींबू आदि के ऊपर तक तेल को भर दिया जाता है? तेल सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है और इसके दो फायदे हैं। तेल में पूरी एक सामग्री डूब जाने से सूक्ष्म जीवाणु उस खाद्य सामग्री के संपर्क में नहीं आ पाते। फिर एक खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में नहीं आता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते और खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। आपने खाद्य संरक्षण की कुछ सामान्य प्रक्रियाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सामान्यतः संरक्षण के सिद्धांतों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अचारों में आप नमक, मसाले और तेल सभी कुछ अधिक मात्रा में डालते हैं। इसी प्रकार स्क्वैश बनाने के लिए भी अम्लों और अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जब मौसमी फल तथा सब्जियों जैसे सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं और तथा उन्हें आगे प्रयोग के लिए भंडारित कर लिया जाता है और इससे हमारे भोजन में विविधता आ जाती है। क्या आप जैम और स्क्वैश बनाने की प्रक्रिया को सीखना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था? ठीक है, तो आइए सबसे पहले जैम बनाने की प्रक्रिया को हम सीख लें। जो आप मज़ेदार जैम खाते हैं ब्रेड के साथ, तो कैसे बनाया जाता है? तो सेब का जैम बनाने की विधि। सामग्री क्या लें? 1 किलो सेब ले लें, 750 ग्राम चीनी ले लें, सिट्रिक एसिड 1 छोटा चम्मच लें, पानी आपका 150 मिलीलीटर ले सकते हैं। जैसा कि आप इसका विधि देख सकते हैं। विधि में क्या है, चरण 1 में अच्छे किस्म के सेब चुनकर उन्हें अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि सेब खराब होंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और जल्दी से आपका जैम खराब भी हो सकता है। तो चरण क्या है, 2 में उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। काटते समय बीजों और सख्त भागों को निकाल कर दें, किंतु सेब का छिलका ना निकालें। ठीक है। चरण 3 में क्या है, पानी में पकाएं जब तक कि टुकड़े नरम ना हो जाए। आप इसे प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक पका सकते हैं। चरण 4 में क्या देखते हैं कि सेब के गुद्दे को छन्नी से सावधानी पूर्वक छान लें। चरण 5 में इसे लगातार हिलाते हुए इसमें शक्कर व सिट्रिक एसिड मिलाएं। चरण 6 में मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक वह प्लेट से चिपक ना जाए। चरण 7 में गर्म जैम को चौड़े मुंह के कीटाणु रहित बोतल में डालें और ठंडा होने दें। और चरण 8 में इसे किसी ठंडे स्थान पर संभाल कर रख दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले पतला, फिर चाशनी जैसा, फिर अधिक गाढ़ा, और अधिक गाढ़ा ही जैम बनता है जिसे हम खाते हैं ब्रेड पे लगा के। तो निष्पक्षता परीक्षण, जैम को बूंद को बर्फ जितने ठंडे पानी में डालें। यदि वह फैल जाता है तो इसे और ठंडा किए जाने की आवश्यकता है, और यदि एक ही स्थान पर जम जाती है तो ये जैम तैयार है। ठीक है। जब तक ये एक जगह टिकने वाली नहीं होती तब तक मान लो हमारा जैम तैयार नहीं हुआ है। तो ये था दोस्तों जैम बनाने का तरीका। अब रासायनिक प्रतिरक्षकों का प्रयोग। अब संतरे का स्क्वैश बनाते हैं, जो हम ज़्यादातर गर्मी में पीते हैं। तो सामग्री क्या है इसमें, संतरे का 1 रस ले, मतलब 1 लीटर, चीनी 2 किलोग्राम, पानी 1 लीटर, पोटेशियम मेटावेट सल्फेट जिसको KMS बोलते हैं आधा चम्मच लें, संतरे का एसेंस 1 छोटा चम्मच, सिट्रिक एसिड 30 ग्राम। उसके बाद इसकी विधि आप देख सकते हैं कि चरण 1 में स्क्वैश रसदार फलों से बनाया जाता है। रसीले संतरे चुनिए और उनका रस निकालिए। चरण 2 में पानी, चीनी और सिट्रिक एसिड लीजिए और इसके मिश्रण को तब तक उबालिए जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। चरण 3 में सिंपल, इसमें संतरे का रस और तथा संतरे के एसेंस को मिला लीजिए। चरण 4 में थोड़े रस को पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट डालें और इसे तैयार किए हुए स्क्वैश को मिश्रण में मिला दें।
चरण 5वें में सिंपल सा है, इसे कीटाणु रहित बोतल में डालकर सील बंद कर दें। और चरण 6 में बोतलों को सूर्य के प्रकाश में दूर और ठंडे स्थान पर रख लें। तो दोस्तों पार्ट 2 में आज यहाँ तक देखेंगे, क्योंकि लंबे वीडियोस के बाद आप लोग भी बोर हो जाते हैं, फिर आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता। मेरा बस यही तरीका है कि आप लोग आराम से पढ़ें, पार्ट्स में पढ़ें, ताकि रेगुलर क्लास भी ले सके और आपको चीज़ें समझ में भी आए। और जिनके पास बुक्स नहीं है वो लोग बुक्स की को वो महसूस ना करें कि हमें बुक्स कहाँ से मिलेगी। ये वीडियो के जरिए आप लोग को बुक्स भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं है, आप बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। जो लोग वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल पे पहली बार आए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और बच्चों तक ये पढ़ाई पहुँच सके। आपके जो भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल और PDF के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पे एंड के रहने के लिए धन्यवाद। पहला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू।